वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज की हमारी पहली क्लास होने वाली है आपके इंडस्ट्रियल, जो आपका टॉपिक है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ को जानिए कि जैसे भाई मान लो कि मैंने एक घर को बनाया, ठीक है ना। तो एक घर को बनाया तो उसमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं केबल कौन सी यूज में लूँगा, ओके, मैं बोर्ड कौन सा यूज में लूँगा, आपका जो मेन स्विच होगा वो मेन स्विच में कौन सा यूज में लूँगा। तो इन सारी जो चीज़ें हैं, आपका पहला टॉपिक आज आपकी नई क्लास जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपका कई तरह की चीज़ें जो है वो आपको फेस करने को मिलेगी और कई सारी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है ना। तो पहला क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं और वो है हमारा केबल से रिलेटेड। अब देखो, केबल के बारे में आप लोगों ने ऐसा नहीं है कि पहले नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा केबल के बारे में। जैसा कि हम पावर सिस्टम में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब हम केबल को पढ़ते हैं तो केबल को पढ़ने का एक टॉपिक होता है, पूरा का पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे हम कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं। वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि एक केबल जो होती है वो किस तरीके से बनी हुई होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसका रेजिस्टेंस, भाई इंसुलेटिंग मटेरियल जो हम लेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, उसमें कैपेसिटेंस कितने होते हैं, उसमें लॉसेज कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें, उसमें हम रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं पावर सिस्टम में। लेकिन यहाँ हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो अभी पावर सिस्टम के तरीके से अगर आपको पढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पे आप लोगों को न्यूमेरिकल तरीके से एक लंबा चौड़ा आप लोगों को बिहेवियर मिल जाएगा और आपको पढ़ के ये लगेगा कि वाह सर मज़ा आ गया, केबल के बारे में इतनी सारी जानकारी हमको मिल गई, मज़ा आ गया। लेकिन क्या करें, हमारे सिलेबस में केबल का वो पोर्शन है ही नहीं। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे है सिलेक्शन ऑफ द केबल। मतलब हमें ये नहीं पढ़ना कि केबल क्या है ना, हमें ये पढ़ना है कि हम केबल को सेलेक्ट कैसे करते हैं और कौन किस किस फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। अब पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस टॉपिक को जो हमारे सिलेबस में है आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं पढ़ाते। क्योंकि रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा, पहली बात तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे मान लो आपको लोड दे दिया, ठीक है ना, बोल दिया कि भाई इतना लोड है, एक घर का इतना लोड है और इतना वोल्टेज पे वो चल रहा है, पावर फैक्टर उसका इतना है, तो बताओ कि मैं जो केबल यूज में लूंगा वो कौन सी केबल यूज में लूंगा। अब प्रैक्टिकल लाइफ में पता है क्या प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो फैब्रिकेशन करने वाले होते हैं, जो केबल को जो बनाते हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ फिक्स शेप ले रखे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक पतला वायर होता है, एक मोटा होता है, एक पीवीसी वायर होता है ना, एक एसीएसआर हमारा क्या होता है, कंडक्टर होता है, एक आपका एक्सएलपीई वायर होता है। तो कई तरह के क्या होते हैं, वायर होते हैं। अब वो उन्होंने बना रखे हैं, अब उनका एक फिक्स साइज है। उन्होंने बोला कि मान लो कि कोई वायर है वो मान लो आपका 2.5 मिलीमीटर का है, कोई वायर है मान लो आपका वो 160 मिलीमीटर का है। तो अलग अलग वायर का मोटाई होती है, अलग अलग वायर की शेप के वायर हमें बना रखे हैं। अब ये वायर कि मैं कौन से लोड के लिए कौन सा वायर लूंगा, ये कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब कई सारे फैक्टर्स में आपके बहुत सारे इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि वो वायर जो आप यूज में ले रहे हो वो घरों की दीवार पे लगा रहे हो क्या, वो वायर आपके मोहल्ले में पोल के ऊपर लगा हुआ है क्या, वो वायर आप लोगों ने अंडरग्राउंड कर रखा है क्या, कई सारी चीजों के ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। अब सबसे बताए प्रॉब्लम वाली बात क्या है, प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जब हम एक वायर को सेलेक्ट करते हैं और जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जो फैक्टर्स की जो वैल्यू होती है उन वैल्यूज को आप लोग याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक इसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं और हर एक फैक्टर की एक टेबल है, एक फिक्स है। भाई इतनी करंट के लिए इतनी मोटाई का मैं वायर यूज में लूंगा, फिक्स है कि भाई इतनी करंट तक इतना यूज में लेते हैं, इतनी करंट तक इतना यूज में लेते हैं। सही बात है, आपको तो सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि कई सारी जो चीजें होगी, जो वैल्यू होगी वो आपको क्वेश्चन में ही मिलेगी एज इट इज, वहीं आपको देख के वहीं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे करना है, कैसे वैल्यूज को देखना है, कैसे आपको चेकआउट करना है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले केबल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि केबल क्या होती है। सर हमारे पास में केबल एक वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जिसको हम घरों वगैरह में यूज लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी के लिए। परफेक्ट है, बिल्कुल। एक केबल कैसे बनी हुई होती है, सबसे पहले एक
परफेक्ट केबल जिसमें सारे मटेरियल या सारे तरीकों को अगर मैं यूज में लूं तो केबल में क्या क्या होता है, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले केबल जो होता है, केबल में होता है भाई हमारे कंडक्टर। क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। मान लो ये कंडक्टर है, ये केबल है, इस तरीके एक सिंगल कंडक्टर की ले लेता हूं, डायग्राम अच्छा लगेगा, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा क्या? कंडक्टर होता है, ठीक है सर। ये होता है कंडक्टर जो सेंटर में होता है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल। अब पहली बात तो ये है कि कंडक्टर जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? परफेक्ट है। तो कंडक्टर के लिए हम लोग दो मटेरियल यूज में लेते हैं। कौन कौन से? या तो हम यूज में लेते हैं कॉपर या हम यूज में लेते हैं एल्यूमिनियम। दो मटेरियल हम यूज में लेते हैं, या तो लेते हैं कॉपर या लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियम। अब सोचो सर कॉपर और एल्यूमिनियम ही यूज में क्यों लिया? क्योंकि बेटा हमने बात कर रहा हूं कंडक्टर की, तो ऐसा मटेरियल यूज में लूंगा जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो। अब कंडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा किसकी होती है भाई? चांदी की भी होती है, एजी की भी होती है कि नहीं होती है? तो चांदी की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन चांदी इसलिए यूज में नहीं लेंगे क्योंकि चांदी तो भाई अरे आजकल हमारी औरतों को पहनने को नहीं मिल रही है, बड़ी महंगी होती है ना। चांदी की चेन खरीदते हो आप, गले में पहनते हो, हाथ में पहनते हो, बड़ी महंगी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। तो चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है, ये बात मान लिया, लेकिन चांदी बहुत ज्यादा महंगी है भाई, इसलिए हम चांदी को तो यूज में लेंगे नहीं। परफेक्ट है। तो फिर क्या यूज में लेंगे? या तो सर हम कॉपर यूज में लेंगे या हम एल्यूमिनियम यूज में लेंगे। अब इन दोनों में भी कॉन्ट्रडिक्ट है। कैसे कॉन्ट्रडिक्टेड है? सर अगर मान लो मुझे कोई वायर यूज में लेना है तो मैं कॉपर यूज में लूंगा या एल्यूमिनियम यूज में लूंगा? तो बेटा इन दोनों में कंडक्टिविटी कॉपर की ज्यादा हाई होती है, तो मैं तो ये प्रीफर करूंगा कि अधिकतर मैं कॉपर के वायर यूज में लूं, एल्यूमिनियम के कम यूज में लूं। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। कॉपर जो होता है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होती है, मतलब ये हाई टेम्परेचर पे भी काम कर लेता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर जब मुझे ज्यादा वोल्टेज पे यूज में लेना रहेगा, जब मेरे करंट की रेटिंग हाई रहेगी, तो उन केबल्स में जो मैं बनाऊंगा तो वहां पे मुझे अंदर का कंडक्टर कॉपर वाला लेना चाहिए, ठीक है ना। जब मैं कम रेटिंग के कंडक्टर बनाऊंगा तो वहां पे मैं एल्यूमिनियम को भी यूज में ले सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता होता है बेटा, इसकी केबल आपको सस्ती पड़ेगी, इसकी केबल आपको महंगी पड़ेगी। अब ये बात तो आप जानते हो कि जितना अच्छा प्रोडक्ट लेते हैं महंगाई उतनी ही बढ़ जाती है। तो ऐसा समझ लो कि जितनी ज्यादा पावर रेटिंग का कंडक्टर हम लेंगे, हमारी महंगाई उतनी ही ज्यादा होने वाली है। क्लियर है ना? बिल्कुल, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके आगे चलते हैं। तो सर सबसे पहले हो गया कंडक्टर। अब भाई कंडक्टर अगर मैं घर में लगाऊंगा, अगर मैंने टच कर लिया तो क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर हम जो लगाते हैं वो ऊपर ये इस तरीके से, ऐसा समझ लो ऐसे वायर है, छिला हुआ है पूरा, ठीक है ना। तो ये जो हम लगाते हैं इसके ऊपर, ये बीच में कंडक्टर आ गया, ये जो होता है ये होता है आपका कौन? इंसुलेटर। कौन होता है बेटा? इंसुलेटर होता है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। अब इंसुलेटर क्या होते हैं? बात तो है भाई, इंसुलेटर क्या होते हैं? तो इंसुलेटर वो होता है जो करंट को फ्लो नहीं कराता है, मतलब करंट को क्या करता है? रजिस्ट करता है। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही है। अब सर इंसुलेटर क्या क्या हो सकते हैं? इंसुलेटर कई तरह के हो सकते हैं बेटा। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे भाई मैं बात कर रहा हूं किसकी? इंसुलेटर की बात कर रहा हूं। तो इंसुलेटर में हमारा क्या आ जाता है? रबर आ जाता है। सबसे पहले तो कौन आ जाता है? रबर आ जाता है। और क्या? रबर के अलावा पेपर भी हमारा क्या होता है? इंसुलेटर होता है। पेपर जो आपका पेपर होता है वो भी होता है। बिल्कुल सही बात है। ऑयल आपका क्या होता है? इंसुलेटर होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो हम जब हमारी केबल बनाते हैं तो हम अधिकतर 3 तरह के इंसुलेटर यूज में लेते हैं। कौन कौन से? या तो हम रबर यूज में लेंगे, या कौन सा? पेपर यूज में लेंगे, या क्या यूज में लेंगे? ऑयल यूज में लेंगे। अब यहां पे भी कॉन्ट्रडिक्ट है। क्या कॉन्ट्रडिक्ट है? समझिए भाई, एक इंसुलेटर जो होता है ना, उस इंसुलेटर को देखो, केबल को चूज करने में सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर काम करता है वो फैक्टर काम करता है इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर। सही है? ये सबसे महंगा फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि सर अलग अलग वोल्टेज होगा, अलग अलग करंट होगी, तो अलग अलग हीट डेवलप होगी। सही बात है ना? अब उस हीट पे केबल डैमेज ना हो, इसके लिए क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए? कि उसका इंसुलेटर उतना ही अच्छा होना चाहिए। अब जिसका इंसुलेटर अच्छा होगा वो केबल नहीं पिघलेगी, उसमें आग नहीं लगेगी। और अगर मान लो इंसुलेटर कमजोर है तो क्या करेगा? केबल में आग लग जाएगी, इंसुलेशन क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। बिल्कुल सही है। तो क्या होना चाहिए? ऐसा इंसुलेटर होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को क्या कर सके? सहन कर सके। तो इंसुलेटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या होती है? जैसे
अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, तो सबसे पहले हम जो इंसुलेशन में देखते हैं वो देखते हैं इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या देखते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है भाई? डाई इलेक्ट्रिक का मतलब है डायरेक्ट इंसुलेशन, कि ऐसा मटेरियल जो कभी भी क्या नहीं करेगा, करंट को बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा, वो होती है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जो जितनी कम करंट को फ्लो कराएगा उतना ही उसकी डाइलेक्ट्रिक क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होने वाली है। सही है? मतलब जिसकी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा हाई है ना, मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा क्या है? हाई है। जैसे अगर आप बात करोगे तो अगर इन तीनों में मैं कंपैरिजन करूं तो रबर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। सही है? उससे ज्यादा होता है ऑयल का, और सबसे ज्यादा किसका होता है? पेपर का होता है। इसको आप ऐसे थोड़ा उल्टा लिख लो, ठीक है ना? ऑयल को आप यहां रख लो बीच में, ओके, और पेपर को आप यहां रख लो बीच में, नीचे। मतलब अगर सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज वाली अगर लाइन आपको बनानी है तो इंसुलेशन के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है? वो होता है सर मेरा पेपर होता है, ठीक है ना? पेपर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जबरदस्त होती है, एकदम जबरदस्त होती है। क्लियर है? ओके। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए सर टेम्परेचर। कई सारी चीजें हैं, ओके। दूसरा क्या होना चाहिए? टेम्परेचर की प्रॉपर्टी। क्या होनी चाहिए टेम्परेचर की? कि सर वो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को क्या कर सके? सहन कर सके। वो क्या नहीं होना चाहिए? पिघलना नहीं चाहिए। सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरी क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी। सर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों? अरे भाई मेरे घर में ऐसा तो नहीं है ना सीधा सीधा वायर खींचना है, नहीं, कहीं पे मुड़ेगा भी सही, कहीं पे ऐसे भी चलेगा। ओके, आपका मोहल्ले में लाइन खींची हुई है क्या? वो कहीं पे मुड़ती नहीं है क्या? बिल्कुल मुड़ती है। तो इंसुलेशन ऐसा होना चाहिए जिसको अगर मैंने थोड़ा बहुत अगर मरोड़ भी दिया तो ऐसा नहीं हो कि वो टूट जाए ना, वो क्या हो, फिर भी एज इट इज उसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? इंसुलेशन करना चाहिए। क्लियर है? उसमें कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, कोई ब्रोकेज नहीं होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब देखो, अलग अलग केबल के लिए अलग अलग इंसुलेशन हम यूज में लेते हैं। जैसे आप आपके घरों में जो पतला वायर देखते हो उसमें रबर का इंसुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि सर एक बल्ब जलाना है, एक पंखा लगाना है, तो थोड़ा बहुत उसमें करंट आएगा, थोड़ा बहुत वोल्टेज रहेगा, तो ज़्यादा पावर आएगी नहीं, तो रबर उसको आसानी से क्या कर लेगा? सहन कर लेगा। लेकिन अगर मान लो आपको कोई मोटर चलानी है, सही बात है, आपको कोई बड़ी मशीन चलानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज में लेंगे? फिर उसके लिए हम ऑयल यूज में ले लेंगे, क्योंकि ऑयल इससे ज़्यादा बेटर, ऑयल फील्ड, ठीक है ना? ऑयल फील्ड केबल आती है, बिल्कुल, तो ऑयल वाला यूज में ले लेंगे। अगर मान लो उससे भी ज़्यादा, मान लो किसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आपको केबल निकालनी है, तो उस केबल के लिए फिर कौन सा यूज में लूंगा? भाई मान लो आपका 430 वोल्टेज है, 420 है, उसके लिए क्या करो? उसके लिए फिर पेपर वाला यूज में लो, अगर ज्यादा लोड लगा हुआ है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो अगला पैरामीटर आपका कौन हो जाता है? इंसुलेटर हो जाता है। चलो भाई मान लो इंसुलेटर तो हो गया। अब इंसुलेटर में एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है भाई? अगर मान लो आप लोगों ने कभी इंसुलेटर के बारे में पढ़ा हो, तो इंसुलेटर जब, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लो ये पोल होता है ना, पोल पे यहाँ पे आप लोगों ने डिस्क वगैरह देखी होगी ना, आपके जो टावर वाले पोल होते हैं जिसपे ACSR कंडक्टर लगा होता है, क्या होता है? ऐसे डिस्क लटकी हुई होती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बांधा रखा है? कंडक्टर बांधा हुआ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। तो पावर सिस्टम वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि जब यहाँ पे कंडक्टर होता है, मान लिया अब ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये डिस्क है ना, ये डिस्क है ऐसे। अब ये डिस्क इधर से करंट को इधर फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन एक प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? कि ये इंसुलेटर जो होता है ना, इसका बिहेवियर कैसा हो जाता है? कैपेसिटेंस के जैसा हो जाता है, और ये डिस्चार्जिंग करंट को फ्लो कराना शुरू कर देता है। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो हम ये चाहते हैं कि ये डिस्चार्जिंग करंट मिनिमम से मिनिमम हो, तो उसी तरीके से केबल में इंसुलेटर क्या करता है? डिस्चार्जिंग करंट को फ्लो करवाता है, इससे डिस्चार्ज होता है, इधर करंट बाहर जाती है। तो उसके लिए हम लोगों को ऐसा मटेरियल यूज में लेंगे जिसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे जबरदस्त हो, मतलब उसमें डिस्चार्जिंग करंट मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सर इंसुलेशन हो गया, ठीक है, लेकिन इंसुलेशन के साथ में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मॉइस्चर की। मॉइस्चर क्या होता है कि सर अगर मान लो एक रबर भी है, रबर को भी अगर आपने पानी में डाल के रखा तो उस रबर में क्या होगा? धीरे धीरे मॉइस्चर आ जाएगा अंदर, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। और अगर मॉइस्चराइजेशन अगर आ गया, अगर पानी के कण अगर उसके अंदर आ गए, तो वो कंडक्ट करना शुरू करेगा।
अरे भाई करेगा कि नहीं करेगा? याद करो, बारिश के टाइम पे और ऐसी जगहों पे हम लोग जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से बड़ा बच बच के चलते हैं। हम बोलते हैं यार करंट ना आ जाए, यार करंट ना आ जाए, बच के रहो, चीजों को अच्छे से छूते हैं, ठीक है ना। स्विच भी ऑन करते हैं तो उंगली का यूज नहीं करते हैं, किसी दूसरी चीज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। क्यों? क्योंकि सर मॉइस्चराइज से क्या होता है, करंट की कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी केबल अच्छी हो तो इस इंसुलेशन में मॉइस्चराइजेशन नहीं आना चाहिए। तो क्या करें? तो एक काम करो, इस इंसुलेशन को मैंने पूरे को क्या कर दिया, कवर कर दिया। किससे? एक ऐसे मटेरियल से कवर करो जो मटेरियल अंदर मॉइस्चराइज को बिल्कुल नहीं आने दे, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मेटल होना चाहिए। सही बात है नहीं है? बिल्कुल। तो उसके लिए यूज में लेते हैं सीथ। क्या बोलते हैं इसको? सीथ बोलते हैं। अब सीथ का क्या काम है? काम आपको समझ में आ गया कि ऐसा मटेरियल जो मॉइस्चराइज को क्या नहीं होने दे, अंदर नहीं आने दे। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ऐसा मटेरियल कौन हो सकता है जिसके ऊपर मॉइस्चराइज वगैरह का फर्क नहीं पड़ता? स्टील। कौन होता है? स्टील। स्टील के बर्तन आप लोगों ने घरों में देखे होंगे। क्या बाहर से अंदर की तरफ मॉइस्चराइज आ जाता है? क्या नहीं आता है। कौन होता है? स्टील होता है। सही बात है कि नहीं है? ओके, बिल्कुल। तो इस तरीके से यहाँ पे सीथ की जगह हम क्या लेते हैं, स्टील वगैरह यूज में लेते हैं, जो यहाँ से इस इंसुलेटर तक मॉइस्चराइज या आपके इन्वायरमेंटली वाला जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को ये कभी भी क्या नहीं होने देता है, इससे इंसुलेशन के पास में पहुंचने नहीं देता है। अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जैसे मान लो भाई स्टील ऐसा तो नहीं है कि आपका घरों में जो आपका क्या बोलते हैं, आपका भगोनी जो बनी हुई है इतना मोटा हम स्टील यूज में लेते हैं, इतना हार्ड यूज में लेते हैं? नहीं, इतना हार्ड नहीं होता है। एक पतली सी लेयर होती है स्टील की, एक पतली सी झिल्ली समझ लो, एक पन्नी समझ लो, उस पन्नी का हम इसके ऊपर क्या लेते हैं, यूज लेते हैं, और उसको हम इसके चारों तरफ लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि अंदर जो होता है वो मॉइस्चराइज नहीं जा पाएगा। मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है, मॉइस्चराइज को रोकना होता है। अब ठीक है, अब एक हो गया इंसुलेटर हो गया, ठीक है, उसके ऊपर सीथ हो गया, मॉइस्चराइज को उसने क्या कर दिया, रोक दिया। चलो मान लियो, ये भी हमने मान लिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है? अब प्रॉब्लम ये होती है कि मान लो कभी भी अगर मान लो मैं चल रहा हूं और मेरा उसके ऊपर क्या हो गया, पैर गिर गया तो ये क्या होगा, ये सीथ जो होगा वो पिचक जाएगा। बिल्कुल सही है। इंसुलेटर के ऊपर दबाव पड़ेगा, बिल्कुल। तो हो सकता है कि आपका कंडक्टर क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। भाई हो सकता है कि आपका कंडक्टर जो हो वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। अगर इस कंडक्टर को डैमेज होने से अगर मुझे बचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब सीथ तो एक कंडक्टिंग मटेरियल जैसा हो गया, क्योंकि किसका बना है, स्टील का बना हुआ है। बिल्कुल सही है। तो सीथ को आपको प्रोटेक्ट करना है बाहर के किससे, एनी फोर्सेस से। तो इसके लिए हम पहले दो चीजें हम लोग इसके ऊपर यूज में लेते हैं। पहली जो चीज यूज में लेते हैं वो यूज में लेते हैं यहां पे इसके ऊपर इस तरीके से, और ऊपर का आवरण समझ लो कि इसके ऊपर ये अगला आवरण लगा हुआ है सीथ के ऊपर, ये होता है आपका बीडिंग। ये बीडिंग क्या करती है? सबसे पहले तो बीडिंग का जो काम होता है वो होता है इस सीथ को प्रोटेक्ट करना। सीथ को प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मान लो ये एक मार्कर है, ठीक है ना। अब इस मार्कर के ऊपर अगर मान लो डायरेक्टली मैं एक पैर रख दूं या डायरेक्टली हथौड़े की चोट करूं तो ये टूट जाएगा। सही है, ओके। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मान लो ये एक कपड़ा है, इस कपड़े को मैंने ऐसे फोल्ड किया और फोल्ड करके मार्कर के ऊपर यूं रख दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर चोट करूंगा तो मार्कर के ऊपर चोट तो लगेगी, लेकिन क्या होगा, बहुत कम लगेगी। हो सकता है कि मार्कर डैमेज ना हो। क्यों? क्योंकि एक कपड़ा इस चोट को क्या कर लेगा, थोड़ा सा सहन कर लेगा और इसके फोर्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सही बात है। तो कोई सॉफ्ट वाला मटेरियल हम यहाँ पे यूज में लेने चाहिए जो इसके ऊपर डायरेक्टली फोर्स को अटेम्प्ट नहीं होने दे, उसको हम बोलते हैं बीडिंग। अब बीडिंग के लिए ऐसे मटेरियल क्या हो सकते हैं जो आपके ऐसे हो कि जो ऊनी टाइप में हो। सही है। तो इसके लिए हम यूज में लेते हैं जूट। क्या यूज में लेते हैं? जूट देखा होगा आप लोगों ने, रेसे टाइप में। आप लोगों ने कभी केबल को काट के देखा है, उसमें से बीच में रेसे टाइप में निकलता है, वो होता है आपका बीडिंग। क्या कहलाता है? बीडिंग कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं जूट। ये क्या करेगा, ये आपके सीथ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? क्या करता है, ये आपकी सीथ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और इस सीथ को पूरी को क्या करता है, अच्छे से बनाए रखता है और आपके बाहर के मॉइस्चराइज वगैरह का इफेक्ट भी इसके ऊपर क्या करता है, कम करता है। अब चलो मान लो कि इसके ऊपर मैंने ये कपड़ा रख दिया, ठीक है, तो इसने सीथ को प्रोटेक्ट किया। लेकिन अगर मैंने हथौड़ी की मार दी तो, बहुत जोर से मार दी तो फिर कपड़ा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा।
शीत क्या करेगा, टूट जाएगा। सही बात है, तो प्रोटेक्ट तो करेगा, लेकिन इतना जबरदस्त तरीके से भी नहीं कर पाएगा कि बहुत ज्यादा फोर्स को भी क्या कर सके, सहन कर सके। सही बात है, नहीं है? बिल्कुल। तो इसके लिए इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं आर्मरिंग। जानते हो कि नहीं जानते हो, क्या बोलते हैं? आर्मरिंग बोलते हैं। अब ये आर्मरिंग क्या करता है? ये आर्मरिंग आपका जो फोर्स होता है उस फोर्स से आपके अंदर के सारे मटेरियल को रोक लेता है। अगर आप लोगों ने कभी क्या बोलते हैं, गैस वाली जो टंकी होती है उसका जो पाइप होता है, उस पाइप को कभी काट के देखा है? देखना कभी, जब आप उसको काट के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे टाइट से जो वायर होते हैं ना, उन वायर का एक ऐसा जाल सा बना हुआ होता है, ऐसा गुच्छा, बिल्कुल है ना, एक जाल की लेयर बनी होती है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, आप उसको काटोगे तो कटेगी भी नहीं। समझ रहे हो ना? तो ऊपर का जो इंसुलेशन टाइप में होता है उसके नीचे की तरफ आपको वो एक ऐसे समझ लो एक प्रोटेक्टिव की तरह मिलेगा। आप गैस की पाइप के ऊपर पैर रख दो, क्या वो पिचक जाएगी? नहीं पिचकेगी। आप हथौड़े की मारो, क्या वो पिचकेगी? नहीं पिचकेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो एक पूरा का पूरा आर्मरिंग का क्या होता है, कवर होता है। वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वायर होते हैं, और उन स्ट्रॉन्ग वायर से क्या होता है, वो एक इस तरीके से प्रोटेक्टिव जाल बनाता है कि वो पूरे के पूरे बाहर से अगर चोट आ जाए या मान लो इसके ऊपर होते हुए ट्रक निकल जाए तो भी ये आर्मरिंग पिचकेगी नहीं। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतना मजबूत जाल होता है वो। तो ये क्या करेगा, ये आर्मरिंग जो होता है वो फोर्स या किसी दबाव से केबल को पिचकने से रोकता है। और इस आर्मरिंग के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा लेयर चढ़ा देते हैं इंसुलेशन का, रबर का, किसी का भी, जो आर्मरिंग को क्या करता है, ढक देता है। सही बात है, जो आर्मरिंग को क्या करता है, ढक देता है। उसको हम बोलते हैं सर्वेइंग बोलते हैं उनको हम, ठीक है ना। वो उसका कोई खास बात नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है, केबल को फिनिशिंग समझ लो, एक फिनिशिंग करने का काम करता है ना। उसको हम बोलते हैं सर्वेइंग बोलते हैं। तो एक ऐसा केबल का क्या होता है, डिजाइन होता है। इस केबल के डिजाइन के बारे में आई थिंक आप लोग पहले से जानते होंगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें। लेकिन मैंने आपको इनका सिर्फ रीजन बताया कि कौन सा मटेरियल को हम क्यों यूज में लेते हैं। आपको ये समझ में आएगा कंडक्टर का क्या यूज है, इंसुलेटर का क्या यूज है, कौन सा इंसुलेटर अच्छा होता है, कौन सा यूज में लेना है, शीथ क्या करता है, ठीक है ना, बीडिंग जो होता है ये क्यों यूज में लेते हैं, आर्मरिंग जो होता है वो क्या करता है, सर्वेइंग जो होता है वो क्या होता है, और इनके यूज क्या क्या होते हैं। ये हमारे एक केबल के फॉर्मेशन का काम होता है। जब एक परफेक्ट केबल को, जिसमें सारे मटेरियल यूज में लेने हो, जिसको एक हाई वोल्टेज या हाई पावर के लिए यूज में लेना हो, उसमें ये सारी चीजें यूज में ली जाती है। अब जैसे मान लो आपके घर में आप लोगों को एक वायर है, एक केबल आपको यूज में लेना है, तो उसमें ये सब नहीं होगा। उसमें क्या होगा, कंडक्टर ऊपर इंसुलेटर, बात खत्म। देखा होगा ना आपने घरों में जो वायर होता है उसमें क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेशन, बस बात खत्म, और कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एक नॉर्मल वोल्टेज पे ऑपरेट करने के लिए बनाई हुई है। वहां प्रेशर कहां से आएगा, ठीक है ना, वहां पे ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजों की, इनमें सारी चीजों की जरूरत कब पड़ती है, जब आपको एक हाई वोल्टेज या हाई पावर के लिए यूज में लेने वाली केबल को क्या करना है, बनाना है, तो वहां पे इन सारी चीजों को यूज में लिया जाएगा। जैसे अंडरग्राउंडिंग केबल होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में, अंडरग्राउंडिंग केबल होती है। जैसे आजकल क्या है कि कई जो सिटी वाले मोहल्ले हैं जिनमें ऊपर से लाइन खींचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि घरों की जो छत है उनसे टकराने का डर हो जाता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, अंडरग्राउंड केबल डाल देते हैं। तो उन अंडरग्राउंड केबल में ऐसी केबल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ का होना कंपलसरी होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल डालोगे तो ऊपर से क्या बनेगा, प्रेशर भी बनता है, तो मिट्टी का प्रेशर भी बनता है। तो उस वजह से ये आर्मरिंग वगैरह इन सब का होना वहाँ पे कंपलसरी होता है। आपकी मिट्टी होती है उसमें मॉइस्चराइज भी होता है, तो मॉइस्चराइज नहीं जाए तो उसकी वजह से शीत का होना भी कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या करेगी, आपके डिजाइन को प्रोटेक्ट करेगी। ओके, क्लियर है? हाँ, अब जरा ध्यान से समझिए। अब मैं कुछ बातें ऐसी है, ठीक है, जो बातों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा और बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, इनको मैं हटा देता हूँ। अब दो चीज़ें होती है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी कहानी पुरानी बता देता हूँ, जो शायद आप लोग अच्छे से जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। केबल में क्या होता है, केबल में मेनली दो चीज़ें हैं। मेनली दो चीज़ें कौन कौन सी है, तो केबल में भाई बाकी शीथ वगैरह, आर्मरिंग जो होता है, शीथ जो होता है, जूट जो होता है, ठीक है ना, ये सारी सर्वेइंग जो होता है, ये सारी तो एक तरीके से प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं जो केबल को नुकसान होने से बचा रही है। एक्चुअली केबल में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। अगर मेनली तरीके से देखा जाए तो केबल में सिर्फ दो चीज़ें हैं। कौन कौन है, तो एक तो है केबल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका कंडक्टर, ठीक है। मेनली सिर्फ दो चीज़ें, एक है कंडक्टर और दूसरा है आपका कौन, इंसुलेटर, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें कंपलसरी है। अगर आप कोई भी केबल बनाओगे तो इन दोनों का ध्यान में रखना कंपलसरी है। तो जब भी हम कोई केबल बनाते हैं, ठीक है ना, तो उनमें सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है
कि उसका कंडक्टर जो होता है उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए और उसमें इंसुलेशन है वो कितना मोटाई का हम यूज में लेंगे ताकि हमारा इंसुलेशन पिघले नहीं और कंडक्टर जो है वो अच्छे से करंट को क्या कर सके, फ्लो कर सके। ओके, तो कंडक्टर का साइज तो हमने को देख लिया दो, या तो कॉपर को लेना है या किसको लेना है, एल्यूमिनियम को लेना है। हाँ, इनका साइज जो होगा वो अलग अलग होने वाला है, किसी के लिए मोटा यूज में लेंगे, किसी के लिए पतला यूज में लेंगे, वो होगा करंट कैपेसिटी के अनुसार। ओके, बिल्कुल। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी आ जाता है वो आ जाता है इंसुलेटर का। अब देखो कहानी किस तरीके से, कहानी इस तरीके से थोड़ा सा समझना। जैसे मान लो ये एक आपकी केबल है, ये इस तरीके से जा रही है, परफेक्ट है, इस तरीके से जा रही है। ओके, अब इस केबल के ऊपर क्या होगा कि यहां पे इस तरीके से मान लो ये बीच का वायर है, ये कंडक्टर है और ये इसके ऊपर क्या है, इंसुलेशन है। ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, एक केबल होगी। अब क्या करते हो, जनरली क्या करते हो भाई, जनरली सर हम ये करते हैं कि यहां पे मान लो एक वोल्टेज सोर्स था V, इस वोल्टेज सोर्स से मैंने इस केबल को क्या कर दिया, जोड़ दिया और आगे ले जाके मान लो मैंने यहां पे क्या लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है, इस बल्ब को मुझे जलाना है इस केबल से और ये आके सर्किट बंद, ऐसा बिहेवियर है। यहां से करंट जाएगी, केबल में होते हुए जाएगी, बल्ब को जलाएगी और यहां से आते हुए वापस, सर्किट कंप्लीट, पाथ कंप्लीट, नो टेंशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जब ऐसी कहानी होगी तो इस केबल के साथ में क्या क्या हो रहा होगा, जरा उसको समझिए। सबसे पहले बात करते हैं कि केबल के अंदर है कंडक्टर। क्या है केबल के अंदर, कंडक्टर है। सब परफेक्ट है, बिल्कुल, केबल के अंदर कंडक्टर है। अब केबल में कंडक्टर है तो कंडक्टर में जब करंट का फ्लो होता है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली चीज, सर कोई सा भी कंडक्टर हो, है तो एक मटेरियल का, बिल्कुल, कंडक्टिविटी होगी उसकी, बिल्कुल, रेजिस्टिविटी होगी उसकी, बिल्कुल होने वाली है। तो अगर इसमें करंट जा रही है तो इस केबल का कुछ ना कुछ, इस वायर का, किसका, इस कंडक्टर का, R ऑफ C लिख देता हूं, इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस होने वाला है। किसका है ये, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है किसी का, वो होता है सर रो L अपॉन A। अगर मान लो L लंबाई का वायर है, A कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। परफेक्ट है, बिल्कुल। अब घरों में आप जानते हो कि पैरेलल कनेक्टेड होता है तो वोल्टेज अधिकतर हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। भाई वोल्टेज आपका क्या होता है, फिक्स होता है। 1 सेकेंड, वोल्टेज आपका फिक्स होता है। तो सर अगर मैं करंट की बात करूंगा तो I इक्वल्स टू V अपॉन R ऑफ C हो जाना है। मतलब करंट जो है ना वो आपका प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। इन चीजों को समझना आप थोड़ा सा, कंपलसरी है, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया की ये क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको कंडक्टर मोटा यूज में लेना पड़ेगा। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल। दूसरी चीज, R ऑफ C जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। मतलब जितनी ज़्यादा लंबाई बढ़ेगी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो मतलब जितनी लंबाई, अगर आपको ज़्यादा लंबाई का वायर अगर यूज में लेना है तो उसके लिए अगर मान लो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, देखो मान लो इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, मान लो R रेजिस्टेंस है, यहाँ से आपने वोल्टेज दिया V, ये सोर्स वोल्टेज है, ये इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का थोड़ा बहुत क्या हो जाना है, ड्रॉप हो जाना है, बिल्कुल। तो इस वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो ड्रॉप कितना होगा, तो वो होगा सर कि इस कंडक्टर में करंट कितनी जा रही है मल्टीप्लाई इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, सही है ना। तो जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और उतना ज्यादा इसके क्रॉस, कंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, ड्रॉप होने वाला है। बिल्कुल परफेक्ट है। तो सर अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबाई, बहुत ज़्यादा दूरी तक का अगर मैं क्या लूँगा, एक कंडक्टर यूज में लूँगा तो वोल्टेज का ड्रॉप भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ड्यू टू रेजिस्टेंस। क्योंकि लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर बहुत ज़्यादा लंबा वायर यूज में लेना है तो आप सोचो वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या करना चाहिए सर, मोटा वायर यूज में लेना चाहिए ताकि रेजिस्टेंस थोड़ा सा क्या रहे, कम रहे। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, समझना क्या होता है। गर्मियों में जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा होता है कि जब ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है मोहल्ले में एक तरफ, वहां से लाइट आ रही है तो ट्रांसफार्मर के पास वाला जो घर होता है ना उसको तो बिजली मिलती है अच्छी खासी, उसके पास वोल्टेज होता है अच्छा खासा, उसका फैन भी स्पीड से चलता है, उसका कूलर भी स्पीड से चलता है। लेकिन जैसे 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 आगे घरों में बढ़ता जाता है, क्योंकि लोड का विड्रॉ होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, तो आखिरी में जो घर होता है वहां पे उसको वोल्टेज मिलता है बहुत कम। वहाँ पे अगर मान लो स्टार्टिंग में वोल्टेज मिल रहा है आपका 230, तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते उसका वोल्टेज हो जाता है 190, 195, सही बात है। तो उनके फैन जो होते हैं ना वो थोड़े धीरे धीरे चलते हैं, उनके कूलर जो होते हैं वो थोड़े धीरे धीरे चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है।
क्योंकि गर्मियों में अधिकतर लोड यूज होता है। तो हम लोग कंप्लेन लेके कहां पे जाते हैं, हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास, सर हमारे ट्रांसफार्मर बढ़ा दो, 16 के से काम नहीं चल रहा, 25 का लगा दो। जाते हैं कि नहीं जानते? क्यों भाई, क्यों गए? क्योंकि सर लंबाई बढ़ रही है, लोड ज्यादा है, तो मतलब करंट का विड्रॉ बढ़ रहा है, तो वोल्टेज का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज का ड्रॉप किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कि कितना लोड लगा हुआ है, कितनी करंट उसमें होते हुए फ्लो हो रही है, और केबल का रेजिस्टेंस कितना है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल परफेक्ट है, दो चीजें होगी। ओके, अब देखो कंडक्टर में अगर करंट जाता है तो आप जानते हो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल। मतलब सर अगर किसी वायर में करंट जा रहा है तो उसका क्या भी होना जरूरी है, रिएक्टेंस का होना भी कंपलसरी है। मतलब इसमें रिएक्टेंस भी होता है भाई, केबल का क्या भी होता है, रिएक्टेंस भी होता है, बिल्कुल होता है। मैंने आप लोगों को यह बात शायद पहले भी कभी बताई होगी कि जब एक कंडक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है R+J ऑफ XL। ये एक कंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका होता है। एक छोटे मोटे कंडक्टर को जब आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कंडक्टर में दो चीजें कंपलसरी पाई जाती है, एक उसका रेजिस्टेंस और दूसरा उसका रिएक्टेंस। ये दोनों चीजें कंपलसरी तरीके से कंडक्टर में होती है, ठीक है ना? बिल्कुल। ये क्या होगा, J ओमेगा L के बराबर होगा। L आप जानते ही हो, कंडक्टेंस वगैरह के बारे में आपको बता चुका हूं। तो ये होता है एक कंडक्टर का बिहेवियर। अब दूसरी खास बात, चलो मान लो कंडक्टर की प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली, कैसे कैसे यूज में लेना है, ठीक है। अब दूसरी खास बात क्या आ जाती है, दूसरा आ जाता है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के साथ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? देखो भाई, अगर मान लो यहाँ पे भी वोल्टेज लगा हुआ है, अब यहाँ पे आ गया इंसुलेशन, इंसुलेशन आ गया, तो अगर मान लो ये V वोल्टेज से कनेक्टेड है इस कंडक्टर के ऊपर, तो मान लो वोल्टेज कितना आ गया, V आ गया। ये है पूरा इंसुलेशन। इंसुलेशन के बाहर आप टच करोगे तो क्या आपको वो झटका लगेगा क्या? नहीं। मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 0 है। अब ये वोल्टेज हो गया 0, यहाँ वोल्टेज हो गया V, और बीच में कौन आ गया, इंसुलेटर आ गया। तो मतलब इंसुलेटर किसकी तरह काम करना शुरू कर देता है, एक कैपेसिटर की तरह काम करना शुरू करता है। इंसुलेटर का बिहेवियर कैसा होता है, एज ए कैपेसिटर। अगर आप लोगों ने कभी पावर सिस्टम मेरे से पढ़ा हो तो वहां पे मैं इसका पूरा डेरिवेशन कराता हूं कि एक केबल का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है। तो इसका कैपेसिटेंस कुछ ऐसा होता है कि इट्स 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ, अगर मान लो कंडक्टर का अगर मान लो ये कंडक्टर R, कंडक्टर की रेडियस अगर मान लो R है, और यहां से लेके यहां तक अगर मान लो ये डिस्टेंस अगर मान लो मेरी D है, ठीक है ना, तो ये होता है ln ऑफ D अपॉन R। इतना कैपेसिटेंस पाया जाता है एक किसका कैपेसिटेंस है, ये इंसुलेटर का कैपेसिटेंस है। किसका है, इंसुलेटर का है, ध्यान रखना, ठीक है ना। केबल का कैपेसिटेंस की अगर बात की जाए तो केबल में कैपेसिटेंस जो होता है वो इंसुलेटर का ही होता है। तो अगर केबल के कैपेसिटेंस की बात की जा रही है तो मतलब केबल के इंसुलेटर के कैपेसिटेंस की बात की जा रही है, ध्यान समझना, ठीक है, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो ये होता है केबल का बिहेवियर। अब यहाँ पे ना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज का डिस्कशन कर रहा था। एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है समझना जरा ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूं। ओके, ये क्लियर हो गया। अब जरा प्यार से देखना भाई, ये तो कंडक्टर हो गया जो बीच में है, ठीक है, मान लिया। अब इसके चारों तरफ ये इंसुलेटर है, इस तरीके से, समझ गए। अब भाई इंसुलेटर के पास दो चीजें हैं, एक तो कैपेसिटेंस है, मान लिया ये है, दूसरा भाई इंसुलेटर का रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है, यहां से लेके यहां तक इसके बीच में इंसुलेटर का रेजिस्टेंस होगा। और आप जानते हो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई पाया जाता है, बहुत जबरदस्त होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब अगर मान लो इस सेंटर से R रेडियस का ये कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसकी रेडियस मान लो R है, ठीक है। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, ये कंडक्टर है, ये इसकी रेडियस है, मान लो ये R है, और यहाँ पे इसके चारों तरफ ये इस तरीके से क्या लगा हुआ है, इंसुलेटर लगा हुआ है। मुझे देखना है कि यहां से लेके इसके बीच में, यहां से लेके यहां तक इंसुलेशन की प्रॉपर्टी कितनी है और कितना इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। मैंने एक सिंपल सा काम किया भाई, मुझे पता है कि रेजिस्टेंस R जो होता है ना वो होता है ρl अपॉन A, ये मुझे पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना, ये आप कैसे देखते हो, ये जब देखते हैं, जैसे मैंने इस कंडक्टर के लिए लगाया, तो आप देखते हो कि आपका कंडक्टर यूं जा रहा है, समझ रहे हो। तो आप किधर से किधर चल रहे हो, आप चल रहे हो इधर से इधर, तो आपने लंबाई ले ली यहां से लेके यहां तक, आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया कि इसका रेडियस कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो आप लोगों को क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। लेकिन अब मैं उल्टा जा रहा हूं, अब मैं इधर से इधर नहीं जा रहा, अब मैं जा रहा हूं यहां से इधर, क्योंकि मैं देख रहा हूं इंसुलेशन को, भाई इंसुलेशन तो बाहर की तरफ है, तो मैं यहां से चल रहा हूं इधर, यहां से इधर जा रहा हूं मैं बाहर की तरफ, तो यहां से मुझे यहां लेना है। तो अब मेरी लंबाई ये नहीं है, अब मैं जाना हूं यहां से यहां, इधर जाना हूं मैं, इधर जा रहा हूं मैं, समझ रहे हो, बिल्कुल।
तो सर अब मैं रेजिस्टेंस कैसे देखूं, पंगा हो गया। तो क्या करें, एक काम करो, आप सेंटर से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चलो यहाँ पे, और यहाँ पे चल के एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, ये इतना सा टुकड़ा ले लिया आपने, ठीक है। मान लो इस टुकड़े की लेंथ ये है आपका, मान लो dx, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है मान लो आपकी कितनी x। तो मैंने सेंटर से x डिस्टेंस पे एक इंसुलेटर का छोटा सा टुकड़ा ले लिया dx। अब dx की मैंने ये पट्टी ले ली एक तरीके से ऐसा, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा बनाओ, ठीक है, 1 सेकेंड, दैट्स माई कंडक्टर एंड दैट्स माई इंसुलेटर, ऐसा कुछ है, ओके, दैट्स माई रेडियस। और यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक पतला सा, dx का मतलब होता है बहुत पतली सी एक झिर्री ले ली मैंने, ये झिर्री यहां पे, ये पूरे के पूरे एरिया। तो मैं इस जगह का इंसुलेटर क्या करना चाह रहा हूं, कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। ये डिस्टेंस आपकी कितनी, dx। तो dx मोटाई का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, मैं देखना चाह रहा हूं इस dx मोटाई के छोटे से टुकड़े का इंसुलेशन कितना है। भाई मुझे देखना तो ये है कि यहां से लेके इसके बीच में कितना इंसुलेटर है, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहां काम नहीं कर रहा क्योंकि मैं इधर से इधर बाहर चल रहा हूं। तो क्या करूं, प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसा करता हूं कि यार छोटे से टुकड़े का देख लेते हैं, dx का देख लेते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे यहां से लेके यहां तक, तो पूरे का मिल जाएगा। बड़ा सिंपल बिहेवियर, ऐसा ही करते हैं हम अधिकतर, सही बात है, बिल्कुल। तो मान लो ये स्मॉल आर है और यहां से लेके यहां तक की ये डिस्टेंस, इसको आप कैपिटल आर मान लो, पूरी रेडियस, चलेगा, बिल्कुल सही है, ओके। तो सर मैं यहां से इस x डिस्टेंस पे जाके कितना सा टुकड़ा लिया है, मेरी लंबाई कितनी है, लंबाई या इधर से इधर जा रहा हूं, यहां पे लिया है कितने का, dx का, तो लंबाई कितनी होगी, dx। सर dx मोटाई का ले रहा हूं, ओके। तो रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं किसका, इंसुलेटर का, रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की मान लो रो है, लंबाई कितनी ली है मैंने, dx ली है। अब पंगा हो गया एरिया का। एरिया क्या है, सर इतनी पतली सी स्ट्रिप ली है मैंने ऐसे, बिल्कुल, तो इतनी पतली सी स्ट्रिप ली है यहां पे, और यहां से लेकर यहां तक पूरी केबल पे फैली हुई है वो स्ट्रिप। भाई ये पूरी स्ट्रिप पूरी केबल पे फैली हुई है ना, बिल्कुल फैली हुई है। तो सर इसकी चौड़ाई यहां से लेके अगर यहां पे देखोगे तो आप यहां से चले, यहां से लेके यहां पे देख रहे हो, तो x डिस्टेंस पे देख रहे हो, बिल्कुल सही बात है, x डिस्टेंस पे देख रहा हूं। कितनी लंबाई पे देख रहे हो, l लंबाई पे देख रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। तो एरिया कितना हो जाएगा, l इंटू एक्स। ये समझे, इसको समझना, ये एरिया l इंटू एक्स कैसे हुआ। x बहुत छोटा सा पैरामीटर है, लंबाई बहुत बड़ी है, समझ में आ रहे हो। तो जब आपका एक मान लो एक आपका ये सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सही है। जब ये बहुत लंबाई पे एक पतली सी स्ट्रिप हो तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अधिकतर l इंटू आर के बराबर भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। आपको क्या देखना है, सरफेस एरिया देखना है, क्रॉस सेक्शनल नहीं, सरफेस है, क्योंकि ये पूरे पे फैला हुआ है और बहुत पतली सी झिल्ली है। ऐसा समझ लो कि एक पतली सी क्या समझ लो, एक चादर है और चादर को मैंने इसके ऊपर लपेटा हुआ है और उस चादर का एरिया मैं निकालना चाह रहा हूं। क्या करूंगा, उस चादर की मोटाई मल्टीप्लाई विद उसकी लंबाई, तो ये आपका आ गया। अगर आप इसको पूरा इंटीग्रेट करना चाहो ना, तो ये x आपका फैल रहा है यहां r से लेके कैपिटल R तक, तो स्मॉल r से लेके कैपिटल R लगा सकते हो आप इसको। ये आपका हो जाएगा रो अपॉन l, और 1 अपॉन x का आप करोगे ln इंटू एक्स, और ये हो जाएगा स्मॉल r से कैपिटल R। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको रो अपॉन l ln ऑफ कैपिटल R अपॉन स्मॉल r मिलेगा। ये फॉर्मूला अच्छे से कैलकुलेट करवाता हूं मैं जब हम पावर सिस्टम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया। डायरेक्ट लिखता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब क्या खास बात है, खास बात इसकी एक है, क्या खास बात है कि द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये लाइन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछी जाती है। क्या एग्जाम में पूछी जाएगी, बोल देगा कि एक 50 या मान लो कि एक 10 किलोमीटर लंबाई की एक केबल है, उस केबल का केबल रेजिस्टेंस इतना है, तो बताओ 100 किलोमीटर की लंबाई का केबल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। हम सोचते हैं दुगना हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेटर के रेजिस्टेंस की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस चीज का आपको ध्यान रखना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दो चीजें यहाँ पे अलग अलग है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस लंबाई बढ़ने पे बढ़ता है, लेकिन इंसुलेटर का रेजिस्टेंस लंबाई बढ़ने पे घटता है। मतलब रिक्वायर्ड इंसुलेटर का मटेरियल जो इंसुलेशन होता है वो लंबाई बढ़ने पे क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो आप जितनी लंबी आप केबल यूज में लोगे, उसके लिए प्रोटेक्टिव रिक्वायरमेंट, इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा।
इस चीज को समझना कंपलसरी है आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक खास बात और आती है, ये सारे कई सारे टॉपिक्स जो है, ये चीजें ये थ्योरेटिकल है ना, मैं फटाफट बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक चीज को और समझना कंपलसरी है इंसुलेशन के लिए। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन होता है समझना। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर जब हम एक केबल को बनाते हैं, ठीक है, तो एक केबल को बनाने के लिए कि मान लो ये कंडक्टर है और कंडक्टर से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंसुलेशन जो है ये हमें कितना लेना है, कितनी मोटाई का इंसुलेशन लेना है, कौन सा इंसुलेशन लेना है, तो ये जो चीजें हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब बेसिकली इंसुलेशन की जो मोटाई होती है वो इंसुलेशन की मोटाई किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है। क्या वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है, क्या वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, क्या वो पावर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये एक खास बात हो जाती है इंसुलेशन के बारे में कि इंसुलेशन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, पावर के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर या करंट के ऊपर। ये बहुत खास बात है। अब बच्चा होता है कंफ्यूज, बच्चा क्या होता है कि सर इंसुलेशन जो होता है वो तो क्या करता है, भाई इंसुलेशन तो ऐसा होता है कि भाई मान लो कि ज़्यादा लोड लगा हुआ है, ज़्यादा करंट जा रही है, हीट डेवलप हो रही है, तो इंसुलेशन पिघलना नहीं चाहिए, हमको ऐसा लेना है। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हीट तो I²RT होता है, तो हम सीधा सीधा बोलते हैं कि सर करंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नहीं बेटा, करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, मैं दोनों चीज़ें आपकी इसको बता सकता हूँ, मैथमेटिकली थ्योरेटिकली दोनों। समझिए, इंसुलेटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एज ए कैपेसिटेंस। क्या ध्यान में रखोगे, इंसुलेशन की जो प्रॉपर्टी या इंसुलेशन का जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर होता है एज ए कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस जो वर्क करता है वो वर्क करता है किसके ऊपर, वोल्टेज के ऊपर। आप जानते हो ना कैपेसिटेंस किसके ऊपर वर्क करता है, वोल्टेज के ऊपर वर्क करता है। तो ध्यान रखना, इंसुलेशन की मोटाई की कितनी मोटाई का इंसुलेशन हम यूज में लेंगे, कौन सा फैब्रिक हम यूज में लेंगे, वो एक ही सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो पैरामीटर आपका क्या होता है, वोल्टेज होता है। अगर आप लोगों ने EMFT कभी पढ़ा हो तो EMFT में एक टर्म्स आ गई थी केबल एंगल के बारे में, और उस केबल एंगल की जगह पे मैंने एक आपको फॉर्मूला जनरेट करवाया था, और वो जनरेट करवाया था मैंने कि आपके केबल में होने वाले लॉसेज के ऊपर। सही बात है, ओके। आप यहाँ भी उसको देख सकते हो, देख लो जरा ध्यान से। भाई मान लो अगर ये केबल है तो केबल के इंसुलेशन में दो चीजें होती है, एक होता है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, किसका, इंसुलेशन का, और एक होता है केबल में क्या, कैपेसिटेंस, किसका, इंसुलेशन का। और यहाँ पे आप अप्लाई करते हो क्या, वोल्टेज। इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ कि कितनी मोटाई का चाहिए, तो ऐसे ही चेक करेंगे। भाई इंसुलेटर में दो चीजें थी, उसका इंसुलेटर का रेजिस्टेंस और इंसुलेटर का कैपेसिटेंस। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। अब अगर मान लो यहां से कोई आई करंट जा रही है तो कंडक्टर में होते हुए जो लोड को चाहिए वो तो आगे चली जाएगी। अब जो लीकेज होएगा वो इंसुलेशन की वजह से होगा, तो कुछ करंट इसमें आएगी, इंसुलेशन के रेजिस्टेंस की वजह से लीकेज होगा, कुछ इंसुलेशन के कैपेसिटेंस की वजह से होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ, बिल्कुल होगा। अब आप बोल रहे हो कि बताओ कि इनमें पावर का लॉस कितना है, तो लॉस कौन करता है, लॉस करता है हमेशा रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस कभी लॉस करता है क्या, नहीं करता है। कैपेसिटेंस में तो चार्जिंग करंट होती है, लॉसेज नहीं होते। सही बात है, बिल्कुल। तो यहाँ पे लॉस कौन दिखाएगा, इंसुलेशन की वजह से लॉस कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा। और वो लॉस कितने होंगे बताओ, P(L) लॉस कितने होंगे, सर वो होंगे V²/R। वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, करंट का तो लेन देना ही नहीं आता है, क्या नहीं है, तो V²/R के बराबर हो जाएंगे। ये आपके होने वाले हैं लॉसेज। समझ में आई कहानी। तो ये होते हैं एक केबल में होने वाले लॉस। मैं इसको और भी डेवलप कर सकता हूं और अच्छे तरीके से। किस तरीके से, समझना। यहां पे दो चीजें हैं, एक है आपका I(R), बिल्कुल, एक है आपका क्या, I(C). मैंने आपको एक पैरामीटर बताया था, अगर मैं टोटल करंट की बात करूं, टोटल लीकेज करंट, तो यहाँ पे I है। मैंने एक पैरामीटर बताया था डेल, क्या बताया था कि सर tan(del) जो होता है ये आपका क्या होता है, लॉस टेंजेंट भी आप इसको बोल सकते हो, या आप इसको क्या बोल सकते हो, केबल एंगल। केबल एंगल क्या होता है, केबल एंगल होता है डेल, और tan(del) को हम बोलते हैं लॉस टेंजेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉस टेंजेंट बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, समझ लो। tan(del) क्या होता है, लॉस टेंजेंट होता है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे डेल की वैल्यू निकालूं तो सोचो tan(del) क्या होगा, देखो यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस I(R) हो गया, यहां से लेके ये कितना है, ये I(C) है, तो tan(del) कितना होने वाला है बताओ, LL/KK। सही बात है, तो कितना हो जाएगा, तो सर tan(del) जो बनेगा वो बनेगा आपका I(R/I(C). अब यहां से आप एक फैक्टर और देख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और डेवलप करा दूंगा मैं आपका। क्या फॉर्मूला होगा, देखो जरा ध्यान से। अगर यहां से मैंने tan(del) को निकाला, tan(del) को निकाला, तो I(R) क्या होगा, सर V/R of I डिवाइड बाई I(C) क्या होगा, V/R
एक्स ऑफ सी, एक्स ऑफ सी क्या होता है 1 अपॉन जे ओमेगा सी, बिल्कुल। तो 1 अपॉन लिखोगे तो ये यहां आ जाएगा जे ओमेगा सी, मैग्नीट्यूड रखोगे तो जे को हटा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वोल्टेज से वोल्टेज गया, ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन आर ओमेगा सी, ये होता है आपका tan ऑफ डेल। इसके बारे में मैंने एक बार पहले भी बात की थी आपसे, 1 अपॉन आर ओमेगा सी के बारे में। कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने मेरे से प्रीवियस क्लास में EMFT नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है, ऐसा टेंशन मतलब यहाँ पे मैं बता नहीं रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ, ओके, डोंट वरी। तो ये आता है आपका tan ऑफ डेल, ये दिखाता है लॉस को, लॉस टेंजेंट है ना भाई, तो किसको दिखा रहा है, लॉस को दिखा रहा है। अब देखो हमारे होने वाले लॉस क्या थे सर, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। अगर मैंने यहां से 1 अपॉन आर को उठाया तो ओमेगा सी को मैं इधर ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता हूं, वी स्क्वायर ओमेगा सी tan ऑफ डेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है एक किसका, केबल के लिए। अगर आपको कभी भी केबल में इंसुलेशन की वजह से होने वाले लॉसेज अगर आपको निकालने हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला वहां पे यूज में लोगे। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे कई सारी चीजें आपके फैक्टराइजेशन में आ जाती है। क्या क्या चीजें आ जाती है समझना। पहली चीज कि कितना आप इंसुलेशन यूज में लोगे, वो यहाँ पे एक तो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। सही बात है, जितनी मोटाई के लोगे उतना कैपेसिटेंस होने वाला है, सही बात है। और ये तो फिर आपका रेजिस्टेंस और इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेनली जो पैरामीटर है वो यहाँ पे कौन है, वोल्टेज है। तो वोल्टेज आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक केबल के इंसुलेशन को क्या करता है, डिसाइड करता है। वोल्टेज है तो सब कुछ है, ऐसा समझ लो। किसके लिए, केबल के लिए। तो अलग अलग वोल्टेज पे यूज होने वाली केबल का साइज जो होगा वो अलग अलग पाया जाएगा। समझ में आई बात, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, ओके। अब आगे चल सकते हैं, ओके ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने लिखे हैं सिलेक्शन ऑफ ए केबल, मतलब जब हम एक केबल का सिलेक्शन करते हैं तो कौन कौन से पैरामीटर्स को हम ध्यान में रखते हैं और किस किस पैरामीटर के बिहाफ पे हम केबल का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको एक एग्जांपल करवा के दिखाऊंगा। वो एग्जांपल जो होगा वो आपके केबल की सारी कहानी, जो आपका टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ केबल, वो डेफिनेटली उससे एग्जैक्टली रिलेटेड होगा और वहाँ पे आपको पूरा ये चीज़ कहानी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हमारा बिहेवियर होता है, ओके। अब देखो, अब सिलेक्शन ऑफ केबल। अब पहले सिलेक्शन ऑफ केबल से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देना चाहता हूँ, समझना। ये एक केबल का एक तरीके से आपका वो पोर्शन हो गया जो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पता होना ही चाहिए था, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपको पता लग गई, क्योंकि पहले हम लोगों को, जब तक हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल की बात नहीं कर लेंगे, जब तक हम लोग थ्योरेटिकल, अब मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ये है, ये है, ये है, तो आपको ऐसा लगा सर क्या ही पढ़ाया है ना, कुछ तो पता लगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। अभी मैं चाहता तो केबल का रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक पूरी क्लास लगा देता, कैपेसिटेंस के लिए एक पूरी क्लास लगा देता, दोनों को मिक्स करके एक क्लास लगा देता, लॉस के लिए एक क्लास लगा देता। समझ रहे हो ना। एक केबल को पढ़ाने में मैं 3 क्लास भी लगा सकता था, ठीक है, लेकिन वो अभी हमारे इतने इंपॉर्टेंट के है नहीं, तो हमको उनके बारे में पता भी होना चाहिए, ठीक है, और आगे की चीज़ हम पढ़ ले पाए, ओके। आप समझ लो। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं केबल की, तो सबसे पहले 2 वर्ड आते हैं हमारे माइंड में। क्या वर्ड आते हैं समझना। एक वर्ड आता है हमारे माइंड में वायर, और एक होता है केबल। क्या आप बता सकते हो एक वायर में और केबल में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है भाई, एक वायर में और एक केबल में क्या डिफरेंस होता है? वायर जो होता है उसमें सिर्फ एक फेज होता है। एक फेज मतलब सिंगल कंडक्टर, ठीक है ना। जैसे मान लो ये वायर है, ये एक कंडक्टर है और इसके ऊपर ये इंसुलेशन लगा दिया मैंने, ठीक है, ये इंसुलेशन है और ये कंडक्टर है बीच में, ये कंडक्टर है, ये इंसुलेशन। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा वायर, ठीक है। केबल क्या होगा? क्या मैं इसको केबल नहीं बोल सकता? हाँ, केबल भी बोल सकते हो। मतलब वायर केबल का ही एक पोर्शन है, वायर केबल का ही एक पोर्शन है। एक वायर को आप केबल भी बोल सकते हो, लेकिन हर केबल को आप वायर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि केबल वो होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं, कंडक्टर्स पाए जाते हैं। मान लो 3 कंडक्टर है इसके अंदर, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे हम केबल। क्या बोलेंगे? केबल बोलेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ में आया कि एक वायर और केबल में क्या डिफरेंस है। सर वायर जो होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है, मतलब वायर में एक ही कंडक्टर होता है, एक ही फेज होता है, उसको हम बोलते हैं वायर। और जिसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे आर वाई बी, मान लो 3 फेज है, यहाँ 2 वायर है यहाँ पे, सही बात है। तो जिसमें जितने ज्यादा कंडक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? केबल बोलते हैं। इसमें मल्टीपल कंडक्टर्स पाए जाते हैं, सही बात है, ओके। मैं बात कर रहा हूं मल्टीपल कंडक्टर की, मैं स्ट्रैंड की बात नहीं कर रहा हूं। अब सर स्ट्रैंड क्या है?
बेटा स्ट्रैंड का मतलब ये है कि आप लोगों ने जब कभी घरों में एक वायर को छिलके देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई में तो ऐसा होता है कि सिर्फ आपको एक ही उसके अंदर कंडक्टर होता है एल्यूमिनियम का मोटा सा, सही है। और कई में क्या होता है, जैसे एसीएसआर कंडक्टर में बहुत सारे छोटे छोटे कंडक्टर नहीं होते, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंडक्टर का एक गुच्छा बना हुआ होता है जो ऐसे होता है, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, टिल्ट होता है, मतलब ऐसे कसा हुआ होता है एक दूसरे के ऊपर, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो दो तरह के वायर और होते हैं, कौन कौन से, जैसे अगर मान लो आप वायर की ही बात करो या केबल की बात करो तो इसमें दो डिफरेंस हो जाता है। क्या आ जाता है, जैसे मान लो एक वायर है तो वायर ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक मोटा तार हो कंडक्टर के लिए, सिंगल स्ट्रैंड जिसको हम बोलते हैं, या वायर में ऐसा भी हो सकता है कि इस कंडक्टर के लिए जो यूज में लिया गया है ये पतले 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 बहुत सारे तार हो और इनको बना के एक बनाया गया हो, ठीक है, इसमें छोटे छोटे, इसको बोलते हैं मल्टीपल स्ट्रैंड वायर। अब आप ये जानते हो कि ऐसा क्यों बनाते हैं और ऐसा क्यों बनाते हैं, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। ये किया जाता है ड्यू टू स्किन इफेक्ट, क्योंकि जितना मोटा आप वायर यूज में लेते हो उसमें स्किन इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। अब जानते हो इसकी वजह से इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पे आप छोटे छोटे वायर यूज में लेके आप स्किन इफेक्ट का आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो, तो यहाँ पे आपकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यहाँ पे आपकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं मल्टीपल स्ट्रैंड। ओके, तो ये दोनों में पाया जा सकता है, वायर में भी हो सकता है और केबल में भी पाया जा सकता है। क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब सर केबल जो होती है वो कितने तरह की होती है, बेटा केबल कई सारे तरह की होती है। वायर समझ में आ गया, केबल समझ में आ गया। अब देखो केबल कई तरह की होती है। केबल जो होता है ना, इनका नाम जो अधिकतर दिया जाता है वो नाम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इंसुलेशन, कि आपने कौन सा इंसुलेशन यूज में लिया है। जैसे आप लोगों ने एसीएसआर कंडक्टर देखा होगा, उस पर तो कोई इंसुलेशन की जरूरत होती नहीं है, वो तो कंडक्टर होता है ऊपर का, आप केबल भी नहीं बोल सकते उसको, तो सही है। आपने नाम सुना होगा जैसे XLPE होता है, XLPE का क्या मतलब है, ये होता है क्रॉस लार्ज पॉलीइथीन। अब ये क्या आ गया, PE का क्या मतलब है, पॉलीइथीन, मतलब पॉलीइथीन यहाँ पे क्या है, पॉलीइथीन है यहाँ पे इंसुलेटर, समझ गए। तो जैसा आप इंसुलेटर यूज में लेते हो वैसा उसका क्या होता है, नाम होता है। आपने सुना होगा PVC केबल, सुना है। अब PVC क्या है यहाँ पे, पॉलीवाइलिन क्लोराइड, ये क्या है, इंसुलेटर का नाम है। पॉलीवाइलिन क्लोराइड क्या होता है, इंसुलेटर होता है कि नहीं होता है। तो इंसुलेटर के नाम के ऊपर मैंने बोला आपको कि सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट इज कंडक्टर एंड सेकंड वन इज योर इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। कंडक्टर कॉपर का होगा या एल्यूमिनियम का होगा, एज वी नो, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। इंसुलेशन कौन सा यूज में लेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। केबल में सबसे खास बात इंसुलेशन की ही होती है। इंसुलेशन क्लियर, जिंदगी में सब क्लियर, ठीक है। ओके, अब कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट देखो। सिलेक्शन ऑफ ए केबल, सबसे पहले मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज, कितने वोल्टेज पे हम उसे ऑपरेट करवा रहे हैं। अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग केबल के साइज होने वाले हैं, परफेक्ट है। इंसुलेशन भी अलग अलग होगा, मटेरियल भी अलग अलग यूज में लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेटिंग वोल्टेज। सेकंड टर्म फॉल्ट लेवल। फॉल्ट लेवल का क्या मतलब है, फॉल्ट लेवल डिपेंड करता है बेटा कंडक्टर के ऊपर। कंडक्टर के ऊपर कैसे, जैसे सर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे पावर सिस्टम वगैरह में पढ़ा होगा कि जब एक लाइन होती है, जब वो टूट के जमीन पे गिर जाती है तो फॉल्ट करंट का फ्लो होता है। फॉल्ट करंट जो होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी फुल लोड करंट से कम 5 से 6 गुना होती है। अब 5 से 6 गुना, मान लो कि किसी कंडक्टर में, मान लो किसी कंडक्टर जो है उसमें करंट जा रही है, मान लो आपकी 20 एम्पियर जा रही है, ठीक है। अचानक आया फॉल्ट, मतलब वो वायर जो है वो टूट के जमीन पे गिर गया, वायर जो है वो दीवार से टच हो गई, मान लो फॉल्ट आ गया। फॉल्ट आ गया तो इसकी 5 गुना करंट हो जाएगी, मतलब उसमें करंट कितना फ्लो होने लग जाएगा, 100 एम्पियर फ्लो होने लग जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब ये करंट, इस करंट को तो वो आसानी से सहन कर रहा था, अब 100 एम्पियर करंट जाएगा तो सोचो ये हीट कितना डेवलप करेगा, I²RT करेगा कि नहीं करेगा, जबरदस्त हीट डेवलप करेगा। तो हो सकता है कि इससे तो इंसुलेशन नहीं पिघल रहा था, लेकिन इससे इंसुलेशन जरूर पिघल जाएगा क्योंकि करंट का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 100 का 100 ही नहीं है, 100 का भी स्क्वायर है, 20 ही नहीं था, 20 का भी स्क्वायर था। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। तो क्या हुआ, एकदम से जब फॉल्ट आता है तो करंट का लेवल जबरदस्त बढ़ जाता है, जैसे ही बढ़ता है हीट बढ़ जाता है। अब हीट जैसे ही बढ़ता है इंसुलेशन पिघलना शुरू कर देता है। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। अब ऐसा तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि जब वायर टूट के जमीन पे गिर जाता है तो पूरी की पूरी वायर एकदम जुर तरीके से जलना शुरू हो जाए, होता है क्या, नहीं होता है। ऐसा कब होता है, कभी कभी होता भी है प्रैक्टिकल लाइफ में। कब होता है, जब आप लोगों ने मान लो एक केबल ऐसी यूज में ली है जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी मान लो मैक्सिमम कितनी है, 50 एम्पियर है। अब उसको आपने यूज ले रखा है 20 एम्पियर के लोड के लिए,
अब जब तक उस पर लोड लगा है फॉल्ट वोल्ट नहीं आएगा, ये अच्छे तरीके से चलेगी क्योंकि उसकी कैपेसिटी 50 है, करंट जा रही है 20 की। क्या पिघलेगी? क्या नहीं पिघलेगी, आसानी से करंट को फ्लो कराएगी, कोई पंगा नहीं। लेकिन अगर मान लो फॉल्ट आ गया तो करंट हो जाएगी 100। इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 50 थी। क्या पिघल जाएगी? बिल्कुल जल जाएगी पूरी केबल। जलेगी कि नहीं जलेगी? बिल्कुल जलेगी। तो हम जब केबल को बनाते हैं तो हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान में रखते हैं कि ऐसा केबल होना चाहिए जिसपे अगर फॉल्ट भी आ जाए तो वो जले ना। समझ गए? आप लोगों ने घरों में कभी कभी देखा होगा, कभी हाई वोल्टेज जब आ जाता है ना तो वायर आपके जल जाते हैं। वो कौन से वायर होते हैं? वो होते हैं जो नॉर्मल वायर, जो नॉर्मल वोल्टेज के ऊपर काम करना शुरू किया, वहां पे आप लोगों ने इस फॉल्ट लेवल का ध्यान नहीं दिया। समझ रहे हो कि जब आपके फॉल्ट आ गया, एकदम से कोई ड्रास्टिक चीज आ गई तो उसको सहन करने की कैपेबिलिटी नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा? जल जाएगा। सीधी सी बात है। अब देखो इन चीज़ों का ध्यान कब रखा जाता है? जैसे आपके मोहल्ले में जब डिस्ट्रीब्यूशन वाले वायर बिछाते हैं ज़मीन में, ठीक है ना, तो ज़मीन में वायर बिछाने का ना एक सबसे बड़ा नुकसान है। क्या नुकसान है वो मैं आपको बताता हूँ। नुकसान ये है कि मान लो कि एक ACSR कंडक्टर है ना, एक क्या बोलते हैं ACSR कंडक्टर, आप जानते ही हो। ACSR कंडक्टर है जो मान लो कि आपके मोहल्ले में बिछ रहा है चारों तरफ, है ना, पोल के ऊपर। अब मान लो कभी कोई फॉल्ट आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है, जैसे मान लो आंधी तूफान में वो ACSR कंडक्टर टूट गया, कर गया, या कुछ भी हुआ, क्या होगा? लाइनमैन आएगा, उसको रिपेयर करेगा और लाइट को वापस से चालू कर देगा। हो गया रिपेयर। क्यों? हवा में है, ऊपर है, आया, चालू कर दिया। प्रॉब्लम पता है कब होती है? प्रॉब्लम जब होती है कि मान लो एक केबल को आप लोगों ने जमीन में गाड़ दिया, अंडरग्राउंडिंग केबल है। अब मान लो गलती से किसी केबल में फॉल्ट आ जाए। फॉल्ट आ जाएगा क्या मतलब है? जैसे मान लो केबल है, केबल का कोई वायर जो है वो बीच में से कोई फेज का कोई वायर है वो ब्रेक हो जाए या कुछ भी हो जाए, मान लो फॉल्ट आ गया। अब फॉल्ट आ गया तो उस केबल को रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। कैसे रिपेयर करना मुश्किल है? क्या आप मान लो, अगर मान लो आपके 3 फेज का सिस्टम है तो क्या आप तीनों फेजों को निकाल के देखोगे कौन सा वायर टूटा है, कैसे टूटा है? क्या केबल को उधेड़ के देखोगे? कैसे देखोगे? तो केबल को क्लियर करना या केबल को क्या बोलते हैं, फॉल्ट क्लियर करना बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो कभी अगर फॉल्ट आ जाता है तो केबल को क्लियर नहीं किया जाता। इसके लिए पता है क्या किया जाता है? आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब लाइन बिछाई जाती है तो एक केबल की जगह 2 केबल बिछाई जाती है कि अगर मान लो एक में फॉल्ट आ गया तो दूसरे में करंट को चालू कर देंगे। समझ में आ गया कि भाई उसमें तो फॉल्ट आ गया, अब वो ठीक नहीं होने वाली, ठीक है ना, उसको आप तुरंत ठीक है नहीं कर सकते हो। तो ये खास बात होती है। तो इस वजह से क्या करना है? इस वजह से पहले से केबल ऐसी यूज में लेंगे कि अगर फॉल्ट वोल्ट भी आ जाए ना तो उसमें डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डैमेज अगर हो गया तो उसको रिपेयर करना आसान नहीं है, उसको रिपेयर करना मुश्किल है। तो इस वजह से हम लोग ऐसा केबल यूज में लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अगला चीज, लोड टू बी कैरिड। भाई कितने लोड के लिए? अब ये तो है ना अंडरस्टूड ही है आप लोगों को, एक बल्ब जलाना है या बड़ी सी मोटर चलानी है, उसके हिसाब से क्या होगा? वायर चूज में लिया जाएगा। रूट लेंथ एंड द वोल्टेज ड्रॉप, कितनी लंबाई का, जिसके बारे में मैं अभी आपकी बात कर रहा था कि जैसे जैसे आपकी लंबाई बढ़ती जाएगी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, लोड अगर ज़्यादा लगा हुआ है तो उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाता है? बढ़ता हुआ जाता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, मैं कभी नहीं चाहता कि एक केबल के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज का ड्रॉप हो, क्योंकि अगर ज़्यादा वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो कंज्यूमर को वोल्टेज लेवल कम मिल पाएगा और उनके पंखे ट्यूबलाइट अच्छे से चलेंगे नहीं। सही बात है, तो वो तो नुकसान ही हुआ। ओके, तो हम हमेशा वोल्टेज ड्रॉप को मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल हमेशा मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। आगे मेड ऑफ इंसुलेशन, तो ये आप जानते हो कि इंस्टॉलेशन, मेड ऑफ इंस्टॉलेशन। अब ये मोड ऑफ इंस्टॉलेशन का क्या मतलब है कि सर जब हम लोगों ने इंस्टॉल किया, जैसे आप लोगों ने घरों में जब आप लोगों ने वायर लगाया, आपने खुले में लगा रखा है या उसको फिटिंग करा रखा है, या जब आपके मोहल्ले में आप लोगों ने वायर को बिछाया तो जमीन में जब उसको बिछाया तो कितनी गहराई में बिछाया है? भाई उसके ऊपर प्रेशर कितना है मिट्टी का? आपका मिट्टी में जिसमें बिछाया उसमें मॉइस्चराइज ज़्यादा है या कम है? ड्राई आपकी है या उसका आपका मॉइस्चराइज वाली आपकी मिट्टी है? सही बात है कि नहीं है? तो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर वो क्या करता है? डिपेंड करता है। आपने जब इंस्टॉल किया तो क्या आपने एक वायर को यहाँ रखा, दूसरे को यहाँ रखा, तीसरे को यहाँ रखा? क्या फेज के बीच में इतनी डिस्टेंस रखी है, या आपके फेज जो है वो इस तरीके से पास में है? समझ में आ रहा है? अगर पास में फेज है, इसमें हीट आएगा तो हो सकता है बीच का इंसुलेशन क्या हो जाए? जल जाए, और जल्दी क्या हो जाए? डैमेज हो जाए। आपको एक मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से समझना। पहले क्या होता था कि मोहल्ले में जब केबल बिछाई जाती थी ना तो एक मोटी सी केबल यूज में लेते थे, ऐसे एक मोटी सी केबल होती थी जिसमें से 3 वायर होते हैं, आज भी यूज में लेते हैं, जिसमें से 3 फेज होते हैं। अब इनके बीच में यहाँ पे पूरे में इंसुलेशन भरा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे है ना। अब केबल को एक बार बिछा दिया तो मैं ये तो आपको बता ही चुका हूँ कि अगर मान लो फॉल्ट वोल्ट आ गया तो इसको आप रिपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है, फिर तो डैमेज ही समझो। ओके, तो फिर क्या पंगा होता है?
अब अगर मान लो कि कभी ज़्यादा लोड बढ़ गया, मान लो ना, आप जानते हो ना आजकल घरों में क्या होता है, हम लोग अप्लाई करते हैं 1 किलोवाट लोड के लिए और 4-4 एसी लगा दी घर में। भाई प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल ऐसा होता है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करेगा, आपकी एसी को जाके काटेगा हैं भाई, तुरंत टाइम पे तो काट नहीं पाएगा। लेकिन आप लोगों ने चारों एसी ऑन कर दी तो केबल के ऊपर तो लोड बढ़ गया ना एकदम से। अब इसमें हीट आई, इस वायर में हीट डेवलप हुआ, तो हो सकता है बीच का इंसुलेशन जल जाए और इनमें क्या आ जाए, फॉल्ट आ जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आजकल एक नया तरीका ढूंढ लिया, पता है क्या तरीका ढूंढ लिया, आजकल क्या करते हैं, इन तीनों फेजों को एक केबल में नहीं डाल के तीनों फेजों के लिए अलग अलग केबल बनाते हैं। एक फेज के लिए केबल बना दी है, दूसरे के लिए बना दी है और तीसरे के लिए बना दी है। समझ गए? अब पता है फिर क्या करते हैं, फिर ये करते हैं कि जैसे एक केबल डाल दी है, इसमें सिर्फ सिंगल फेज का करंट जाएगा, इसको यहाँ जमीन में गाड़ दिया, इससे किसी डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे मतलब बीच में जगह छोड़ दी, यहाँ पे डिस्टेंस पे दूसरी केबल को गाड़ दिया, यहाँ पे तीसरी केबल को गाड़ दिया, बीच में यहाँ पे इसके चारों तरफ इंसुलेशन तो ऐसे ही, बीच में क्या आ गया, मिट्टी आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, मिट्टी आ गई। तो इस फेज के और इस फेज के बीच में इंसुलेशन क्या हो गया, जबरदस्त हो गया। अब कितना भी फॉल्ट है ये बोलो पिघलेगी नहीं। और 3 फेज के लिए 3 वायर नहीं गाड़े जाएंगे, 4 गाड़े जाएंगे, 5 गाड़े जाएंगे। मान लो गलती से किसी पे फॉल्ट आ गया तो इसके फेज को इस पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो आपका केबल वापस से, आपका पावर सप्लाई वापस से क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि इंस्टॉलेशन हम इस तरीके से करें कि हम किसी भी ड्रास्टिक कंडीशन में फंस जाए तो भी हम हमारे सिस्टम को क्या कर सके, सुचारू रूप से चला सके, और हमारा सिस्टम छोटे मोटे लेवल पे क्या नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। आगे देखो, एम्बिएंट एंड ग्राउंड टेम्परेचर, ग्राउंड में जब गाड़ा जाता है तो टेम्परेचर वैसे ही इंक्रीज हो जाता है, सही बात नहीं है? तो बहुत ज़्यादा आप जानते हो जैसे जैसे नीचे ज़मीन में जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बहुत ज़्यादा ज़मीन में नहीं गाड़ा जाता है, केबल को उसके टेम्परेचर को सहन करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो ग्राउंड के टेम्परेचर का भी ध्यान रखा जाता है। अब आगे देखो, केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल। मैंने पहले ही बोला कि जब एक केमिकल आप एक सोइल में अगर आप ज़मीन में गाड़ रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका मॉइस्चराइज कितना है, ठीक है ना, क्या उसमें हीट बहुत ज़्यादा है या नहीं है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आज की इस क्लास के बारे में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन के बारे में जब हम इसको बारे में पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोटा सा करवाऊंगा, उस क्वेश्चन के बारे में जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम केबल को यूज में लेते हैं। आई थिंक केबल के बारे में आपको समझ में आया होगा कि अलग अलग जो चीज़ें होती है वो अलग अलग किस तरीके से पैरामीटर्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ओके, अब आप बोलोगे सर एक केबल जो है उसको आपने पूरा एक थ्योरेटिकल तरीके से लिया है। बेटा आपके सिलेबस में है ही थ्योरेटिकल तरीके से, तो मैं क्या करूँ, जैसे आपके सिलेबस में उसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अगर मैं केबल के बारे में अभी मैं जिस तरीके से हम पावर सिस्टम वगैरह में पढ़ते हैं, अगर वैसा मैं वहाँ पे उस तरीके से न्यूमेरिकल तरीके से अगर मैं डीपली चला गया तो वो आपके काम का नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा सर कितना ज़बरदस्त पढ़ाया है, मज़ा आ गया, केबल की इतनी डिटेल तो हमको लोगों को कभी थी नहीं, आपको ऐसा फील होने लग जाएगा। लेकिन वो आपके काम की नहीं है, आपके इस सेमेस्टर के काम की नहीं है ना। आप कभी गेट वगैरह में अगर आप पढ़ो, जब आपको गेट या ईएस के लिए कभी प्रिपरेशन करना हो, ठीक है, तो मोस्ट वेलकम, आप कांटेक्ट करना मेरे से। आप लोगों को आपके जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल के, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैं अधिकतर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आप कभी पढ़ के देखना, तो आप भी ये बोलोगे कि सर गेट और ईएस के लिए बाल की खाल निकालना किसको कहते हैं, वो कोई आपसे सीखे। सही है, किसी भी टॉपिक का आपको वो सारी नॉलेज मिलेगी जो आप ये बोलोगे अरे सर ये तो मतलब पता ही नहीं था हमें, ठीक है, कहाँ से, मतलब ऐसा भी होता है, आपको कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी चीज़ों को, इस तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ओके।